होने वाले झाबुआ दौरे की करेंगे। पीएम मोदी कल झाबुआ से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। बीजेपी के मिशन 2024 के लिए यह दौरा बेहद खास है, अहम है। झाबुआ का यह दौरा पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक संदेश होने वाला है। लोकसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं की अहम भूमिका होती है, होगी भी। ऐसे में उनका भरोसा जीतने के लिए खुद पीएम मोदी मैदान में। झाबुआ के बहाने बीजेपी कितने निशाने साधने की कोशिश कर रही है, आज महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। मध्य प्रदेश की आदिवासी अंचल झाबुआ से खुद पीएम मोदी चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे के कई मायने हैं। झाबुआ के दौरे से पूरे देश को एक संदेश, मैसेज देने की कोशिश है। आदिवासियों को अपने खेमे में लाने के लिए बीजेपी लंबे वक्त से जुटी हुई है। द्रौपदी मुर्मू, आपको याद है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी ने साफ कर दिया था कि ओबीसी के बाद अब बीजेपी का पूरा ध्यान आदिवासियों पर है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित करना हो या मध्य प्रदेश में पेसा कानून लागू करना हो, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर करना हो, या फिर विधानसभा चुनाव में जनजाति गौरव यात्रा निकालना हो, बीजेपी का आदिवासियों पर लगातार फोकस रहा है और है भी। तो पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के अभियान का आगाज झाबुआ से कल करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने आदिवासी अंचल से चुनाव के प्रचार का आगाज किया था, शुरुआत की थी और उसका फायदा भी मिला। बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को आदिवासियों का पूरा समर्थन मिला था। इस बार भी यही कोशिश है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी जोश में है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को शुभंकर भी बताया। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री यद्यपि एक बार वर्चुअल रूप से जुड़े थे, लेकिन पहले इस सरकार के गठन के बाद हमारे अपने आदिवासी अंचल झाबुआ की धरती पर आकर के मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। और वो भी खास दिन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज ही के दिन एक तरह से अपना शरीर छोड़ा था। हमारी पंडित जी की पुण्यतिथि है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को सौगात देंगे। वो है ही शुभंकर और विकास परक, जिस प्रकार से हमारे लिए वो विज़न रखते हैं, खास करके आदिवासी अंचल में आकर के दीनदयाल जयंती के अवसर, दीनदयाल पुण्यतिथि के अवसर पर वो हम सबको संबोधित करेंगे। तो प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों का दखल है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 5 लाख आदिवासी हैं। लोकसभा की 6 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। चुनाव में इसका साफ और इनका साथ बेहद जरूरी है। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पीएम मोदी के झाबुआ दौरे से गुजरात और राजस्थान तक संदेश जाएगा। और यही वजह है कि पीएम को, कांग्रेस को प्रधानमंत्री का ये दौरा खल रहा है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक नहीं है। जिस तरह से आदिवासियों का जनजाति उपयोजना का पैसा है, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, 207 करोड़ जो आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार के लिए उपयोग होना था, वो पूरी तरह से दूसरे विभाग में दे दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सवाल सरकार से करना चाहिए कि आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए या डबल इंजन की सरकार के लिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जनजातीय समुदाय वोट बैंक नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है। हम उनका सेवा, समृद्धि और विकास के लिए लगातार जुटे हुए हैं। इसलिए उनके महापुरुषों का सम्मान का मसला हो, क्योंकि वो केवल उस समाज के, उस वर्ग के नहीं बल्कि पूरे देश के महापुरुष रहे हैं। उनके साथ भेदभाव, उपेक्षा का काम कांग्रेस काल में हुआ। तो कुछ सवाल भी हैं। प्रधानमंत्री कल झाबुआ का दौरा करने वाले हैं। वो सवाल आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, पीएम मोदी का झाबुआ दौरा क्या संदेश है? इस दौरे से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी? दूसरा, झाबुआ से चुनावी शंखनाद, कांग्रेस क्यों नाराज? भाई, जब चुनावी शंखनाद कर रही है बीजेपी झाबुआ से,
कांग्रेस को क्या परेशानी है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है। 2024 की डगर आदिवासियों पर बीजेपी की नजर। जी हां, आदिवासी बहुत महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, कोई भी चुनाव हो, आदिवासियों का साथ बेहद जरूरी होता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता राम दांगोरे जी, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश महामंत्री कांग्रेस अमित शर्मा जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी, दिनेश जी आपका बहुत स्वागत करता हूं। और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी बहुत स्वागत है आपका। दिनेश गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं पीएम मोदी के कल के दौरे को आप? जैसा हमारा विषय है झाबुआ के बहाने कई निशाने। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल जो है वो तो ये है कि आदिवासी सीटों को उन्होंने जिस तरह से पिछली बार जीता था 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो इस बार भी उनका लक्ष्य ये है कि वो सीटें बरकरार रहें। और इसके साथ जो जुड़ा है, इस बार एक मार्जिन जुड़ गया है कि मार्जिन भी होना चाहिए। और जो विपक्ष पर यदि निशाना देखेंगे तो हमने विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें देखा था कि उन्होंने जो आदिवासी सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस को भाजपा ने कमज़ोर किया था, उसका लाभ उसे मिला। अब उसी की कंटिन्यूएशन में ये जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बरकरार रखने की कोशिश करेगी और बहुत सारे जो विकास के कार्य हैं आप देखेंगे, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने खुद ने संकेत दिए कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा है। तो जो पूरा इलाका है झाबुआ जहाँ वो जा रहे हैं उसका असर पूरा मालवा निमाड़ पर पड़ना है। और जो मध्य प्रदेश में तो हम देखते हैं कि जो कि हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है, और भले ही वो उसके लिए 6 लोकसभा सीट आरक्षित हैं, लेकिन अनारक्षित जो लोकसभा की सीटें हैं वहाँ भी काफ़ी संख्या में आदिवासी हैं। और प्रधानमंत्री वहाँ से भी अपने आदिवासियों को एक संदेश देने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी, आपके पास आऊंगा। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्या यही है बीजेपी की कार्यशैली? जैसा कि दिनेश गुप्ता जी ने बताया कि पिछले चुनाव में भी आदिवासियों का भरपूर साथ बीजेपी को मिला, लेकिन उससे बीजेपी रिलैक्स नहीं है। पीएम मोदी खुद आ रहे हैं झाबुआ के दौरे पर आदिवासियों को सौगात देने के लिए। सौरभ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसांगिक संगठन है, जो उनके साथ में कार्य करता है, जिसमें वनवासी कल्याण आश्रम है, सेवा समर्पण संस्थान है, आज से नहीं कई वर्षों से आदिवासियों के बीच में कार्य करते हैं। वो स्कूलों के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से आदिवासियों के बीच पहुंच करके उनके बीच में, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आदिवासी समाज को जो है वो महत्वपूर्ण पदों पर जो है आने का मौका मिला, वो वाकई में जो है उससे वनवासी जितने हैं, आदिवासी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के साथ जुड़ने में जो है अपनी खुशी जाहिर करते हैं हर प्रकार से। अभी हमने देखा था लास्ट में विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर, तो कुछ एरिया जो मध्य प्रदेश का है, कुछ जो है छत्तीसगढ़ का है, और जब जनता ने चुना भारतीय जनता पार्टी को, तो सरकार बनते ही तत्काल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो आदिवासियों को मुख्य भूमिका में रखा गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है तमाम तरह की जो है महत्वपूर्ण पदों पर उनको बैठाया गया। इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी, और जब जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी राज्य के अंदर सरकार है, वो कहीं ना कहीं ओबीसी की तो बात कर ही रही है, ओबीसी के साथ साथ जो है आदिवासी समाज को महत्वपूर्ण जितने भी लाभ के पद हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आता था पिछली जितनी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बात तो करती थी लेकिन लाभ के पद पर नहीं बैठाना चाहती थी या नहीं बैठा पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई, जब से उसकी सरकार बनी, तत्काल प्रभाव से, जिस प्रकार से अभी आपने जिक्र किया कि राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है उसका, अब आप एक देखिए उस समय एक माहौल भी ऐसा बना था कि भारतीय जनता पार्टी बार बार चिल्ला के कह रही थी कि ये आदिवासी महिला है, इनका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने तब भी एक चेहरा खड़ा किया था अपना राष्ट्रपति के रूप में, और कहीं ना कहीं वो बहुत मजबूत कदम था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई आदिवासी नेता जो है वो पार्टी के अंदर शामिल भी होते गए, और जिस प्रकार से उनका एक पुराना गठबंधन था, जो पुराने
अपने साथी थे वो भी जुड़ गए उनके साथ में, तो पार्टी भी मजबूत हुई, संगठन भी मजबूत हुआ और सरकार भी मजबूत हुई। तो जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उसका लाभ अब कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने के बाद उनको मौका दे रही है। तो वो आने वाले चुनाव में मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उसी के लिए जो है वहां पर जाएंगे। और जिस प्रकार से अभी दृश्य हम देख रहे थे कि वो लगातार मिलते हैं महिलाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, तो एक अपनापन उनसे जाहिर होता है। वो अपनापन जो कनेक्शन है ना, वही मोदी सरकार को, वही भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जो है वो जीत की ओर। ठीक है सौरभ जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अमित शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजनीतिक गलियारों में खबरें ये हैं कि पीएम मोदी के दौरे से कांग्रेस को कुछ परेशानी है, जैसा कि भूरिया साहब कह रहे थे। नहीं सुमित, कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आ रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और चूंकि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री इस बातों का भी जवाब देंगे कि 2013 में जो ST पर अपराध जो है 48.1% अपराध बढ़े हैं, SC पर 46.11% अपराध बढ़े हैं। और जो इस बात का भी जवाब देंगे कि मध्य प्रदेश में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 83% आरोपी जो है मध्य प्रदेश में बरी हुए और FIR सिर्फ सजा हुई है 17% लोगों को। ये तो हो गई मूल बात जो रिकॉर्ड पर है, जो NCRB की रिपोर्ट कह रही है। अब मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब की जाती है, फिर उसके पैर धुलाए जाते हैं और पैर धुलाने के बाद उसको जो है आगे बाहर करा जाता है। इस तरीके की जो आलोचना, प्रतिलोचना, जो तिरस्कार आदिवासियों का लगातार भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में कर रही है। अमित शर्मा जी, बहुत सारी बातें आपने कह दी, अभी बहुत सारी बातें आपने हम सभी को गिना दी। ये बात आप जनता तक पहुंचाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं फिर आखिरकार? देखिए सुमित जी, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी कुछ बता रहे थे, द्रौपदी मुर्मू जी को बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। मैं आज से 40 साल पूर्व ले जाऊं, मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाकर जमुना देवी जी को हमने आगे बढ़ाने, नेतृत्व करने का काम आदिवासी समुदाय से करा। हमने बाला बच्चन को मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाने का काम किया, ओमकार सिंह मरकाम को मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बनाने का काम किया और कांतिलाल भूरिया जी को केंद्र में मंत्री बनाने के नेतृत्व। ठीक है अमित जी मैं लौटूंगा, अमित जी मैं दोबारा लौटूंगा। हाल ही में राहुल गांधी जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार को बनाने का काम किया। हम काम गिनाने की कोशिश नहीं कर रहे, हमेशा कांग्रेस ने उनको उनका अधिकार देने का काम किया, उनको नेतृत्व देने का काम किया। ठीक है मतलब अधिकार ये भी देते हैं लेकिन ये गिनाते हैं, मतलब बीजेपी पार्टी गिनाने का काम। मैं लौटता हूं अमित जी आपके पास। हमारे साथ कमलेश्वर डोडियार जी MLA हैं, भारत आदिवासी पार्टी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर? कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे कमलेश्वर जी से। राम दागोरी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब आपने अमित जी को सुना ही होगा कि हमने भी आदिवासियों को बढ़ाने का काम किया है लेकिन हम गिनाते नहीं हैं, मतलब आप लोग गिनाते हैं अगर आप कोई काम करते हैं तो। बोल के बता रहे हैं और कहते गिनाते नहीं है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना आदिवासियों के लिए किया है, उनके साथ रहे, उनका जो हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारी जो पहचान है, उसको बढ़ाने के लिए जो भाजपा ने करा वो शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी ने करा होगा। न सिर्फ राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाया, बल्कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में ये कह रहे थे कि इन्होंने एक केंद्रीय मंत्री भेजा। हमारे यहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हमारे यहाँ पे अन्य मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण पदों पर जनजातीय समुदाय को नेतृत्व का अवसर दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने ट्राइबल सब प्लान बनाया था और ट्राइबल सब प्लान बनाने के बाद में उसका जो सारा फंड जो केंद्र सरकार का होता है वो दूसरे विभागों को दे दिया। ये ऑन प्रूफ है और ऑन रिकॉर्ड है, ये वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद में जब अटल जी की सरकार आई तो आदिम जाति कल्याण विभाग आदिवासियों के विकास के लिए बनाया गया, और जो आज भी देश के हर राज्य के हर जिले में
अनवरत रूप से काम कर रहा है और आदिवासियों के विकास के लिए उसमें आज भी फंड आता है। अभी 4 महीने पहले हमने 80 करोड़ रुपए आदिवासियों के विकास के लिए एक जिले में बांटे हैं। ऐसे ही जैसे पैसा कानून जो बहुत जरूरी था वो हमारे मध्य प्रदेश में नवंबर 2022 में लागू कर दिया गया। तारीख मुझे कंफर्म नहीं है। इसके अलावा 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हबीबगंज का नाम रानी कमलापति के नाम पर रख दिया, उधर यूनिवर्सिटी का नाम राणा रघुनाथ शंकर शाह जी के नाम पर रख दिया। तमाम सारे काम, चाहे जनजाति गौरव यात्रा हो, चाहे भगवान टंट्या मामा की मूर्ति जो है इंदौर के भंवरकुआ चौराहे पर लगाई गई, चौराहे का नाम परिवर्तित किया गया। ऐसे जनजातीय महानायकों को सम्मान देने का काम करा है हमने। और आज भी जो नरेंद्र मोदी जी का दौरा हो रहा है, निश्चित रूप से जनजातीय समुदाय के लिए एक नई दशा, कल भी बड़ी सौगात देने वाले हैं वो। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा उनके पास, लेकिन उससे पहले मैं कमलेश्वर डोडियार जी से रिएक्शन ले लेते हैं। कमलेश्वर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। क्या कुछ कहेंगे आप कल पीएम मोदी के दौरे को लेकर? कमलेश्वर जी। हेलो जी कमलेश्वर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हम आप सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। अमित शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी कुछ राशि को परिवर्तन करने की बात कर रहे थे। आप तो लंबा मत ले जाइए। मैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आदिवासी संबल योजना के तहत अनुसूचित जनजाति उपयोजना जो बनाई है मध्य प्रदेश में, उसमें 207 करोड़ रुपए का फंड आपकी सरकार ने दूसरे मत में आपकी वाहवाही के लिए दूसरे मत में ट्रांसफर करने का काम किया है। इसकी जानकारी आप अपने सरकार से ले लीजिएगा। और मेरे ख्याल से हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सुमित जी, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जो झाबुआ जिले में कहीं ना कहीं पानी की बहुत गंभीर समस्या है और जो नर्मदा का पानी गुजरात की तरफ, उनके प्रदेश की तरफ जा रहा है, वो झाबुआ में सौगात देके जाएंगे कि वो वहां से पहले रोककर और पहले मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में जहां पानी की समस्या है उसको पूर्ण करके जाएंगे। और शायद बताएंगे प्रधानमंत्री जी इस बात को भी कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक मजबूत विपक्ष होने के नाते अगर आप उनके सामने ऐसी बातें रखेंगे, मांग रखेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरा कर दें वो। नहीं, पूरी ताकत से मांग रखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग रखना भी चाहता हूं सुमित जी, इस बात को प्रधानमंत्री जी जरूर, जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों पे अत्याचार में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, इसका भी जवाब देंगे। और इन योजनाओं का जो लाभ मिलेगा, मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और जिस तरीके से आदिवासियों के नाम पर नौकरी तो निकाली जा रही है, लेकिन उनकी भर्तियों पर रोक लगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो जल जंगल जमीन को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कोई कार्य योजना नहीं बना रही। पैसा कानून के तहत लोगों ने कहा था, इस आधार पर बनाया गया था, ना लोकसभा चाहिए ना विधानसभा चाहिए, लेकिन वहां की ग्राम सभा मजबूत होना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से आज तक उनके बजट आधारित नहीं रखा गया, उन पर दुरुपयोग करा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है। मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास फिर से एक बार लौटूंगा। कमलेश्वर डोडियार जी, उम्मीद करते हैं हमारे साथ जुड़ गए हों। कमलेश्वर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज। बिल्कुल कमलेश्वर जी, क्या कुछ कहेंगे पीएम मोदी के कल के दौरे को लेकर? देखिए, ये तो बहुत डरे हुए, ये बिल्कुल साफ साफ हुआ है। पूरे भारत में अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं चुनाव का, लोकसभा को। और मध्य प्रदेश का हमारा जो इलाका है, मैं रतलाम जिले के सेलानासी सीट से आता हूँ, विधायक जी। रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर 3 जिले पड़ते हैं। बहुत डरे हुए हैं बीजेपी के लोग। और शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो चाहते हैं लोकसभा चुनाव जीतना, रतलाम से इनके जो मंसूबे हैं, ये इनके जो सपने देख रहे हैं, साकार नहीं हो पाएंगे। आदिवासियों को मूर्ख बना रहे, बहुत लंबे समय से आदिवासियों के साथ में शोषण, अत्याचार, मिलीभगत करके भ्रष्ट और शराब बेचने वाले, शराब माफिया, रेत माफिया, आपका खनन माफिया, इस सारे टाइप के जो अपराधी लोग हैं, बड़े प्रवृत्ति के जो लोग अपराध करने वाले, सब हमारे वाले इलाके में चलते हैं। तो मिलीभगत करके इनका गलत कारोबार चल रहा है। और ये कल आ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं इनको, हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन लगातार आदिवासियों का साथ मिलता है बीजेपी को। कमलेश्वर जी, उस पर कुछ कहेंगे आप? आप कह रहे हैं डरे हुए हैं, वो तो सौगात देने आ रहे हैं आदिवासियों को। सर देखिए, मैंने तेलंगाना विधानसभा पर इनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया है ना।
सैलाना विधानसभा में तीसरे नंबर पर धकेला। और ओवरऑल आप देखेंगे ना, रतलाम झाबुआ जो लोकसभा सीट है अभी कल जो आ रहे हैं ना, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी लगभग, और हमारे वोटों का आकलन इनने करा नहीं, कितने आदिवासी जागरूक है, हमारा जो जयस चलता है, जयस कितना मजबूरी, इसका कोई आकलन नहीं इनके पास में। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग ढंग से अगर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे, और सेकंड पर कांग्रेस आ सकती है और बीजेपी थर्ड पर जाएगी। हमें ऐसा लगता है। क्या खास है आपकी पार्टी के पास आदिवासियों के लिए? हम आदिवासियों को लगातार समाज के ऊपर आदिवासी जो हमले हो रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे अपने आदिवासियों का जो है वो टीएसपी का पैसा था 207 करोड़ रुपया, जो आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च किया जाना था, वो राशि इन्होंने सारे कानूनों का, सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए डाइवर्ट करके और महिला और बाल विकास के आंगनबाड़ियों को तनख्वाह देने के लिए दे दिए हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। दिनेश गुप्ता जी, आपसे एक चीज़ मैं यहाँ पर समझना चाहूँगा। आज की राजनीति की पृष्ठभूमि ऐसी हो गई है, हम जानते हैं कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, आदिवासियों की बात हो, बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में निवास करती है इनकी आबादी। तो शायद जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ आज के राजनीतिक परिदृश्य की, अगर कोई भी वर्ग इतनी बड़ी संख्या में निवास करता मध्य प्रदेश में, तो क्या राजनीतिक पार्टियाँ उसे साधने की कोशिश करती? नहीं, बिल्कुल सुमित करती है। तो देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं। आप किसी को कितना भी करिए तो भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और हर वर्ग को हर समय हर चीज़ नहीं दी जा सकती। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आदिवासियों को नहीं मिली हो, बहुत सारी अपेक्षाएं अन्य पिछड़ा वर्ग की रही हो या अनुसूचित जाति वर्ग की रही हो। लेकिन जब किसी खास समुदाय पर जब फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी उनको कुछ फ़ायदा तो होता है। सरकारें योजनाएं लाती है या कुछ ना कुछ जब प्राथमिकता में चीज़ें होती हैं तो फिर पूरी जो सरकारी अमला है वो भी उसमें इम्प्लीमेंटेशन में लग जाता है। तो फ़र्क तो पड़ता है यदि आपने फोकस कर रखा है, आपकी प्रायोरिटी में भले ही वोट के लिए कर रखा है। लेकिन ये जो है, जब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और लगातार आप देखिए, कोई ये आज की चुनावी साल की बात नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं 3-4 साल से जो मध्य प्रदेश का जो आदिवासी है उसको फोकस किए हुए हैं। और देख, गुजरात भी लगा हुआ है तो वहाँ पर भी तो फर्क पड़ता है। यदि मंगू भाई पटेल जी यहाँ राज्यपाल हैं तो वो गुजरात और जो उसके बॉर्डर एरिया का जो उनका एक्सपीरियंस है, आप लगातार देखिए, राज्यपाल भी फील्ड में रहते हैं, आदिवासियों के बीच में जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया को लेके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, राजभवन में एक सेल स्थापित किया गया। तो पार्टी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और अंतिम लक्ष्य तो यही होता है कि वोट उसे मिले। ठीक, सौरभ जी, बीजेपी पर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जब जब चुनाव आते हैं तब बीजेपी को, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो, उनकी याद आती है। सौरभ जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? नहीं, आरोप लगाना, देखिए सिर्फ आरोप लगाने से तो काम नहीं होगा ना। अगर आपको चुनाव में जाना है तो आपको अपनी रणनीति मजबूत करनी पड़ेगी, आपको अपने मुद्दे तय करने पड़ेंगे। आदिवासियों के लिए आपने क्या प्रोग्राम लाए हैं उसको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा रैलियों के माध्यम से। अब जिस प्रकार से भारत सरकार में ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उसका एक आदिवासी महोत्सव लगता है। अब आदिवासी महोत्सव में जितने आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको जो है वो रोजगार देने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हस्तशिल्प का बहुत सारे सामान होते हैं, आप देखेंगे वहां पर जाकर के। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ना कुछ लाभ तो आदिवासियों को मिल रहा है। और सिर्फ आदिवासी मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपने देखा है, सभी समाज के सभी वर्गों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज की डेट में स्थान मिल रहा है। तो इसमें जो है कांग्रेस को चिंता करने का विषय यह है कि जो उनका नेतृत्व है, क्या उसके पास मणिपुर से निकल करके यहाँ आदिवासियों के बीच के लिए कोई व्यवस्था? अभी चुनाव यहाँ होने, मध्य प्रदेश में आप कमजोर हैं, आप छत्तीसगढ़ में कमजोर अभी दिखाई दिए, अभी आप झारखंड में कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर आकर के जो आपके राहुल गांधी जी हैं, जो वहां रैलियों में अपने व्यस्त यात्रा निकाल रहे हैं, वो तत्काल यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम करने चाहिए। लोकसभा चुनाव ठीक 2 महीने बाद है और आपके पास कोई कार्यक्रम, कोई रणनीति, कोई नीति, कोई नेता, कोई प्लान भी अभी आपने प्लान नहीं किया है। और नहीं आता। जी, अगर आपको लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ रहना है, कुछ अपनी सीटें, क्योंकि पहले तो आपके पास कुछ था नहीं मध्य प्रदेश के अंदर, कहीं ना कहीं आपके राज्य नेतृत्व को और शीर्ष नेतृत्व को एक साथ होकर के इसके अंदर लगना पड़ेगा। लौटूंगा सौरभ जी। बहुत महत्वपूर्ण बात अमित शर्मा जी यहाँ पर सौरभ जी ने कही है कि
कांग्रेस के पास कोई मेगा प्लान, कोई बड़ा प्लान नजर नहीं आता है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। और मेरा सवाल एक ये रहेगा आपसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर आदिवासी वोट बैंक क्यों मिलता है बीजेपी को? देखिए सुमित, मैं सौरभ जी ने अच्छी बात करी, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मणिपुर भी इसी देश के अंदर है। शायद जब मणिपुर जल रहा था तो इस देश में पहला कोई नेता था, राहुल गांधी उनके दर्द बांटने का काम कर रहा था। नागालैंड भी इसी देश में, महाराष्ट्र भी उन न्याय यात्रा निकलेगी इसी देश में, मध्य प्रदेश भी इसी देश में, और यहां भी लोकसभा चुनाव होने, ना कि प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं उनके पीछे पीछे लगने का काम कांग्रेस का नहीं है। ये परंपरा नहीं है। ये तो देश में जहां जहां लोकसभा चुनाव है, ये देश एक सूत्र में बंधा है, उस सूत्र को बांधने का काम, प्यार मुझे लगता है अमित जी प्रशासन अच्छा काम कर रहा है मणिपुर में। आप मणिपुर में डिस्टर्बेंस पैदा करने तो नहीं जा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए वहां पर दो आपस के वर्गों में अगर तनाव है तो उसको प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से शांत किया जा रहा है। आपको मणिपुर में जो है, आपको अगर वहां पर राजनीति करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसके नाम पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं दर्द बढ़ाने का काम? अगर वह सरकार को जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप जिस तरीके से आखिरी 30 सेकंड राम जी, आखिरी 30 मेरा सेकंड आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अंदर चप्पल जूतों तक में भारतीय जनता पार्टी मेरे पास समय की कमी है अमित जी, प्लीज आखिरी 30 सेकंड राम जी, आखिरी 30 सेकंड राम जी। मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी 18 में जी, तो आदिवासियों को पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा बोतल में पेशाब करके पिलाई गई थी, उसको पेपर तक में नहीं छपने दिया था कमलनाथ ने। आदिवासी बच्चों को चित्रकूट में अपहरण करके उनकी हत्या कर दी। लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ, ये कमलनाथ सो रहे थे, ये कांग्रेसी सो रहे थे, और आज यहाँ पे हमको ज्ञान बांटने का काम कर रही है, उस विषय पर बहस करने के लिए आए। ठीक है, तो दोनों ही दल अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताते हैं। पीएम मोदी कल आ रहे हैं, आदिवासियों को सौगात देंगे। देखने वाली बात होगी कि उनका ये दौरा बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएगा। जैसे कि आने वाले पिछले समय में हमने देखा है, जब पीएम मोदी आए थे तो आदिवासियों का जो वोट था बीजेपी को मिला था। महाडिबेट में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।